माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लग रहा है जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहू की फिक्र है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसकी जो देखा वह महसूस किया, उसकी उपरांत दोबारा फिर कभी सुरीले का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीना बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसकी भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार सुरीले से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुरीली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ का व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपना ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी के इकलौता लड़का है, और जब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वो भी तो उसकी एक ही बेटी है। भाई सारांश से शादी से पहले तक सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उसे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि सारांश सुरीली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुरीली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह करता है? यह बात सुरीली के समझ से परे था। सुरीली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आती। पहले जब कभी घर पर कोई छोटा सामान भी खरीदा जाता तो माँ सुरीली के से सलाह मशवरा करती और फिर उससे कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बात घर के सारे पर्दे सुरीली के जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वो भी वे पर्दे उन्हें सुरीली ने पसंद करके लगाया था। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने कि सुरीली को अंदर तक चुप किया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरीली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं? यह सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, माँ हाँ बना लाओ। और थोड़ा सा सुरीली ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेले ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना ही सुरीली को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने मारकर ससुराल लौट आई। अब तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक साल जब सुरीली मार्केट से
घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चे के साथ घर आई हुई है। यह देखकर सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा रही थी। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उससे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब सुरीली को परेशान करता। क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली का घर का काम का बोझ आ जाता था। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और सुरीली के मध्य तनाव बना रहा। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झंडी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आ गई। उसकी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उसके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, सो उसने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कर सुनाया। धैर्य पूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिक बेटी का होता है, उतना ही अधिकार बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी कनक को न खटकी और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी नहीं किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। सुरीली ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है। इसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का एक ही घर में समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई। धन्यवाद।